हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका अंतिम भाग कर रहे हैं जो कि है भारत की वस्त्र परंपराएं। पिछले वीडियोस में हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है और आज के वीडियो में हम करेंगे आपका मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र कला की प्राचीनता के बारे में जानकारी किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिल सकती है। यानी ऐसे कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो भारत की वस्त्र कला है वो प्राचीन थी, उसकी प्राचीनता के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए अलग अलग स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है। सबसे पहले नंबर पे है, दीवार पर बने अथवा मूर्तियों पर कपड़े पहने हुए जो मानव चित्र हैं उनको दर्शाने वाले पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मानव 20,000 वर्ष पूर्व भी वस्त्र बनाने की कला को जानता था। कितने साल पहले? 20,000 साल पहले भी मानव को वस्त्र बनाना आता था। और हमें कैसे पता चलता है? पुरातत्वीय अभिलेखों से, जिसमें मूर्तियों पर कपड़े पहने हुए मानव चित्र हैं उनको देखकर पता चलता है कि इतने साल पहले भी मानव को वस्त्र बनाना आता था। और हमें कैसे पता चलता है? अगर हम बात करें हमारे लिटरेचर की, जो प्राचीन साहित्य है उसके संदर्भ में जो गुफाएं और भवन थे उनमें दीवारों पर जो चित्रकारी थी उनसे भी हमें पता चलता है कि मानव को वस्त्र बनाना आता था। यानी भवनों और गुफाओं में जो चित्र बने हुए थे उनसे भी जानकारी मिलती है वस्त्रों को देखकर कि मानव उस समय भी वस्त्र कला में पारंगत था। और हमें कैसे पता चलता है? हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं यानी जो ऋग्वेद और उपनिषद है उसमें विश्व की सृष्टि का वर्णन करते हुए कपड़े का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। और हमारे ये जो ग्रंथ हैं इसमें विश्व को, पूरे संसार को एक कपड़ा माना गया है जो कि देवताओं द्वारा बुना गया है। यानी पूरे संसार की तुलना किससे की गई है? देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा। ऐसा कपड़ा जिसकी बुनाई किसने की है? हमारे देवताओं ने। और पृथ्वी पर जो प्रकाश और अंधकार वाले दिन और रात है, यानी जब पृथ्वी पर प्रकाश होता है, सूर्य होता है यानी कि दिन, और जब अंधेरा होता है यानी कि रात, उसकी तुलना किससे की गई है? जो जुलाहे का करगा है उसमें शटल की गति से की गई है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि वस्त्र कला कितनी प्राचीन है। कपड़े के टुकड़े और टेराकोटा तकले और कांसे की सुइयाँ। देखिए ये सारे के सारे किससे संबंधित है? कपड़े की बुनाई से। तकले क्या होते हैं? जिससे कपड़े को बुना जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं कपड़े के टुकड़े, टेराकोटा, स्पिंडल, तकले को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पिंडल, और जो कांसे की सुइयाँ हैं ये हमें किससे प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो की खुदाई से। तो इस बात का प्रमाण है कि भारत में सूत की कताई, बुनाई, रंगाई और कशीदाकारी की परंपराएं कम से कम 5,000 साल पुरानी है। यानी भारत में सूत की कताई होती थी, बुनाई होती थी, रंगाई होती थी, कशीदाकारी होती थी। इन सब का हमें कैसे पता चलता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उसमें कांसे की सुइयाँ मिली हैं, टेराकोटा के तकले मिले हैं और कपड़े के टुकड़े मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि 5,000 साल पहले भी भारत में सूत की कताई, रंगाई और कशीदाकारी का काम होता था। और देखिए अगर हम हमारे लिटरेचर की बात करें, प्राचीन साहित्य की, तो ग्रीक और लैटिन में भारतीय पक्के रंगों का उल्लेख मिलता है और कहा भी गया है कि भारतीय कपड़ों पर रंग उतना ही चिरस्थायी है जितनी कि बुद्धिमानी यानी विजडम। चिरस्थायी से हमारा आशय क्या है? परमानेंट, यानी बिल्कुल पक्का, जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये किस बात का संकेत है कि भारतीय जो थे वो कपड़ों पर केवल रंग लगाना नहीं जानते थे बल्कि उन्हें पक्के रंगों का भी ज्ञान था, परमानेंट यानी फास्ट कलर्स का भी उनको ज्ञान था। और लगभग 15वीं शताब्दी से ही, कौन सी शताब्दी से? 15th सेंचुरी से ही जो भारत था वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक था। निर्यात मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। जब हम कोई वस्तु बाहर भेजते हैं व्यापार के लिए उसे हम कहते हैं निर्यात, और मंगवाते हैं किसी दूसरे देश से तो उसे हम कहते हैं आयात। तो 15वीं शताब्दी से ही जो भारत है अपने वस्त्रों को बाहर निर्यात करता था।
और देखिए जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपीय राष्ट्र थे, उनके द्वारा अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनियों की जो स्थापना की गई थी, वो भी किससे संबंधित थी? भारत में वस्त्र व्यापार के साथ ही संबंधित थी। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है वस्त्र कला की प्राचीनता के बारे में। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, सूत उत्पादन के वो दो पहलू कौन से हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों को विश्व विख्यात बना दिया? यानी हमें ऐसे दो पहलुओं के बारे में बताना है जिससे जो भारतीय कपड़े थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। देखिए सबसे पहला जो पहलू है, भारत कपास का घर है। हमने जब हमारा 5th चैप्टर किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कपास की खेती होती है। कपास की खेती और बुवाई में उसका प्रयोग प्राग ऐतिहासिक काल से विदित है। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही हमें पता चलता है कि भारत में कपास की खेती और बुवाई होती थी, कपड़े का उत्पादन होता था और आज भी बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में कपास की खेती होती है। यहाँ विकसित कताई और बुनाई की तकनीकों से ऐसे कपड़े बनाए गए जो अत्यंत बारीक थे और अलंकृत थे, इसके कारण ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो भारत में जो कताई थी और बुनाई थी, उनकी ऐसी तकनीक थी, ऐसी ऐसी टेक्निक्स थी जिससे जो कपड़े बनते थे बहुत ही बारीक, बहुत पतले बनते थे, अलंकृत थे यानी डेकोरेटेड थे। उसके कारण क्या हुआ, पूरे विश्व में ये जो कपड़े हैं वो प्रसिद्ध हो गए थे। सेकेंड रीज़न क्या है, सूती कपड़ा बनाने में निपुणता के अतिरिक्त भारत की सर्वोच्च वस्त्र उपलब्धि चटकीले पक्के रंगों के साथ सूती कपड़े में पैटर्न बनाने की थी। देखिए भारतीय जो थे वो सूती कपड़ा बनाने में तो निपुण थे ही थे, साथ ही वो फास्ट कलर्स का, ब्राइट कलर्स का उपयोग करना भी जानते थे और सूती कपड़ों में पैटर्न बनाना जानते थे। ये भी रीज़न था कि जो कपड़े हैं वो पूरे विश्व में फेमस हो गए। और 17वीं सेंचुरी तक यानी 17वीं शताब्दी तक केवल भारतीय ही थे जो सूत को रंगने की जटिल प्रक्रिया में पारंगत थे और उनको केवल सतहों पर रंग नहीं लगाना आता था, बल्कि उन्हें पक्के रंगों का भी पूरा ज्ञान था। वे पक्के और स्थायी रंग बनाते थे। और यूरोपीय फैशन और बाज़ार में जो भारतीय छींट है उसने क्रांति ला दी थी। भारतीय छींट क्या होती है, हमने बात की थी ना, ऐसा वस्त्र जिस पर छपाई और चित्रकारी की गई हो, ऐसा कॉटन का क्लॉथ है, उसे हम छींट कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे, कुछ चित्र भी दिखाए थे। तो जब भारतीय छींट आया था तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपीय फैशन में और मार्केट में एक तरह से क्रांति आ गई थी। ये रीज़न्स रहे कि सूती कपड़ा जो है भारत का पूरे विश्व में विख्यात हो गया था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम ब्रोकेट बुनाई से संबंधित कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए और प्रत्येक के विशेष लक्षण क्या हैं। हमें ऐसे कुछ क्षेत्र बनाने हैं जो किससे संबंधित थे, रेशम ब्रोकेट बुनाई से। रेशम ब्रोकेट बुनाई के बारे में हमने चर्चा भी की थी, तो अब हम उस क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और उनके विशेष लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले यूपी से। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी की विशेष शैलियों में बुनाई की एक प्राचीन परंपरा है और उसका अत्यंत लोकप्रिय जो उत्पाद है वो क्या है, ब्रोकेड या किन ख्वाब। सबसे पहला हमने क्षेत्र बात की यूपी, और यूपी का प्रोडक्ट कौन सा है, किन ख्वाब। किन ख्वाब की हमने बात की थी, किन यानी कि गोल्डन, ख्वाब यानी कि ड्रीम। ऐसा कपड़ा जिसे हम सपने में भी नहीं देख सकते या जिसे सपने में भी देखना, ख्वाब में भी देखना मुश्किल होता है। और क्यों इस कपड़े को किन ख्वाब नाम दिया गया, क्योंकि इसकी जो शोभा थी कपड़े की, इसका जो लालित्य था, एलिगेंस थी और इसकी जो कॉस्ट थी, ये कपड़ा बहुत महंगा था। इन सब कारणों से इसे क्या नाम दिया गया, किन ख्वाब। ये कपड़ा इतना सुंदर था। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। देखिए पश्चिम बंगाल के जो बुनकर थे वो जामदानी बुनकर जैसे करघे का प्रयोग करते थे और रेशमी ब्रोकेड वाली साड़ी बुनते हैं जिसे क्या कहा जाता है, बालूचर बूटेदार। ये सारे नाम और क्षेत्र आपको याद रखने हैं। हम यूपी की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा नाम याद रखना है, किन ख्वाब। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की तो हमें क्या नाम याद रखना है, बालूचर बूटेदार। क्यों कहा गया इसे बालूचर बूटेदार, क्योंकि
यह शैली मुर्शिदाबाद जिले में बालूचर नामक स्थान से शुरू हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बालूचर बूटेदार। और इन साड़ियों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी उनका पल्लू। पल्लू क्या होता है बच्चों, जो हम साड़ी बांधते हैं तो उसके बाद जो ओपन लटकता हुआ खुला हुआ भाग होता है नीचे पीछे लटकता हुआ, उसे क्या कहा जाता है, पल्लू। तो जो बालूचर बूटेदार साड़ियाँ हैं उनकी जो मुख्य विशेषता उनका पल्लू होता है। अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात ने किन ख्वाब की अपनी शैली विकसित की है। वैसे किन ख्वाब किससे रिलेटेड है, हमने अभी भी बात की यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, लेकिन गुजरात में किन ख्वाब की एक अपनी ही स्टाइल विकसित कर ली है। भड़ोच और खंबात में बहुत बारीक वस्त्र बनाए गए थे जो भारतीय शासकों के दरबारों में लोकप्रिय थे। देखिए जो भारतीय शासक थे उनके दरबारों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे गुजरात के वस्त्र, और इसमें अहमदाबाद की अशावली साड़ियाँ अपनी सुंदर ब्रोकेड किनारियों और पल्लुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो हमें क्या नाम याद रखना है, अहमदाबाद की अशावली साड़ियाँ, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध हैं, अपने सुंदर पल्लू के लिए और किनारियों के लिए। किनारी यानी कि जो साड़ी की ब्रोकेड होती है, किससे बनी हुई थी, सुंदर ब्रोकेड से। अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में कांचीपुर प्राचीन काल से दक्षिण भारत में ब्रोकेड बुनाई का एक प्रसिद्ध केंद्र है। कौन सा स्थान, कांचीपुर। दक्षिण भारतीय कपड़ों में गहरे रंग जैसे लाल, बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा और नीला प्रमुख होते हैं। और जो दक्षिण भारतीय कपड़े हैं उसमें अगर कलर्स की बात करें तो डार्क और ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था, जैसे लाल है, बैंगनी है, नारंगी, हरा, पीला और नीला। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैठन दक्कन प्रदेश का एक प्राचीनतम नगर है, और यह किनारियों और मोटिफों के लिए सोने की जड़ाऊ बुनाई वाली रेशम की विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर जो रेशम की साड़ियाँ थी उसमें कौन सी बुनाई का प्रयोग किया जाता था, सोने की जड़ाऊ बुनाई का प्रयोग। कितनी हैरानी वाली बात है कि कपड़ों में भी सोने का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे वस्त्र भारत में आज भी ऐसे तैयार होते हैं जिसमें सोने और चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है। पैटर्न में प्रयुक्त टेपेस्ट्री बुनाई सजावटी बुनाई की प्राचीनतम तकनीक है। हमने हमारे लेसन के दौरान बात कर ली थी टेपेस्ट्री बुनाई क्या होती है। और झिलमिलाती सुनहरी पृष्ठभूमि में, यानी इसमें जो बैकग्राउंड लिया जाता है वो गोल्डन कलर का लिया जाता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल कोई कपड़ा झिलमिला रहा है। और लाल और हरे, गुलाबी, बैंगनी रंग में बनाए गए विभिन्न पैटर्न ऐसे लगता है जैसे कि वो मणियों की तरह चमक रहे हैं। यानी कपड़े पे जो बैकग्राउंड है वो गोल्डन कलर का है और डार्क कलर्स का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ऐसा लगता है कपड़े पे मणियाँ चमक रही हैं। और अगर हम अन्य नगरों की बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं, सूरत, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, बुरहानपुर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जरी ब्रोकेड बुनाई के पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध अन्य केंद्र हैं। तो ये सारे केंद्र हैं और उनसे संबंधित विशेष नाम हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है भारतीयों को संसार का सर्वोत्तम रंगरेज क्यों कहा जाता था। भारतीयों को संज्ञा दी गई थी बेस्ट डायर्स टू द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम रंगरेज, लेकिन क्यों कहा जाता था। आइए देखते हैं हमारा आंसर। सूती कपड़ा बनाने में निपुणता के अतिरिक्त भारत की सर्वोच्च उपलब्धि चटकीले पक्के रंगों के साथ सूती कपड़ों में पैटर्न बनाती की थी। यानी कि भारतीयों को सूती कपड़ा तो बनाना आता था, उसमें तो उनकी निपुणता थी, लेकिन इसके साथ साथ वो चटकीले पक्के रंगों का प्रयोग करने में भी माहिर थे और उनके साथ सूती कपड़ों में पैटर्न बनाने की कला भारतीयों को आती थी। और 17वीं शताब्दी तक यानी 17th सेंचुरी तक केवल जो भारतीय थे वो ही सूत को रंगने की जटिल प्रक्रिया जानते थे, उसमें पारंगत थे, जो कि केवल सतह पर रंजकों का लगाना नहीं था बल्कि भारतीयों को फास्ट कलर्स का, पक्के रंगों का, स्थायी रंगों का भी ज्ञान था। ऐसे कलर्स जो कि धोने के बाद आसानी से नहीं छूटते हैं, ठीक है। और यूरोपीय फैशन और बाजार में जब भारतीय छींट आई थी तो उसने क्रांति ला दी थी, जिसकी हमने अभी अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। इसलिए भारतीयों को संसार का सर्वोत्तम रंगरेज
कहा जाता था। बेस्ट डायर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के साथ आप किसको जोड़ते हैं? अब कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, हमें बताना है इनका संबंध किससे है। फुलकारी, कसूती, कशीदा, कांथा और चिकनकारी। बहुत आसान सा प्रश्न है। हमने हमारे लेसन के दौरान बात की थी कि अलग अलग क्षेत्रों में वस्त्रों को जो कशीदा किया जाता था, कशीदाकारी की जाती थी, अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुलकारी की। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही प्रसिद्ध है फुलकारी। कहाँ प्रसिद्ध है? पंजाब में। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई मित्र पंजाब में रहता है तो आप फुलकारी के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। देखिए, फुलकारी पंजाब की दस्तकारी की कला है, यानी वहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, दस्तकारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग दस्तकारी के लिए भी किया जाता है और इस प्रकार की दस्तकारी से, इस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी से अगर कोई चादर बनाई गई है या कोई शॉल बनाई गई है तो उसे भी क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है। फुलकारी का अर्थ है पुष्प कार्य, यानी फ्लावर वर्क या फूलों की क्यारी, बेड ऑफ फ्लावर्स। फुलकारी का यही मतलब है। और बच्चों देखिए, ये मुख्यतः एक घरेलू शिल्प था जो कि किसके द्वारा तैयार किया जाता था? घर की महिलाओं द्वारा और घर की लड़कियों द्वारा फुलकारी का कार्य किया जाता था। और कई बार उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में जो सेविकाएं थी, उनके द्वारा भी फुलकारी का कार्य किया जाता था। यह मोटे सूती कपड़े पर बिना बटे रेशमी फ्लॉस से की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। ये छोटे छोटे नाम आपको याद रखने हैं। फुलकारी क्या है, पाट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड वर्ड दिया हुआ था, कसूती। कसूती शब्द हमने पहले भी इस्तेमाल किया था हमारे लेसन के दौरान। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक से। कसूती शब्द का प्रयोग कर्नाटक की कशीदाकारी के लिए किया जाता है। कसूती शब्द किससे बना है? कशीदा से, जो कि एक फारसी शब्द है। फुलकारी की तरह यह भी एक घरेलू शिल्प है और मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह कशीदाकारी का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। हम बात कर रहे हैं कसूती की, तो कसूती में क्या किया जाता है? जो कशीदे के धागे होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो वही पैटर्न होता है जो कपड़े की बुनाई का पैटर्न होता है। और ये जो कसूती की जाती है रेशमी कपड़े पर की जाती है और रेशमी धागे की बारीक लड़ियों का प्रयोग करके की जाती है। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि के कपड़े के साथ प्रयुक्त रंग भी मिल जाते हैं, यानी जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो भी आपस में मैच हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और प्रतीत होता है कि जो मुख्य डिज़ाइन है उस क्षेत्र के मंदिरों के वास्तुशिल्प से प्रेरित हैं, यानी वहाँ के मंदिरों की जो वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है, ऐसा लगता है कि जो कपड़े पे डिज़ाइन है वो वहीं से प्रेरित हैं। हमारा अगला शब्द था कशीदा। कशीदा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कश्मीर में कशीदाकारी के लिए किया जाता है, यानी अगर कशीदाकारी पंजाब में की जा रही है तो हमने उसे क्या नाम दिया? फुलकारी। अगर कश्मीर में की जा रही है तो हमने उसे क्या नाम दिया है? कशीदा। और हमने बात की थी हमारे दो महत्वपूर्ण कशीदों की, आपको याद होगा, जिनमें पहला था सुजनी और दूसरा था जलकदोजी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, कश्मीर जो है ऊन की भूमि है, इसलिए वहाँ पे जो कशीदा किया जाता है ऊनी कपड़ों पर किया जाता है। हमने हमारे 5th लेसन के दौरान भी बात की थी ऊन का जो रेशा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है? जो ठंडे प्रदेश होते हैं, है ना। अत्यंत महीन शालों से लेकर, यानी ये जो कशीदा किया जाता है बिल्कुल पतली पतली चाहे शालें हो, चाहे मध्यम मोटाई के लबादे हों जैसे कि किरण, और मोटे नमदे हों जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्श पर बिछाने के लिए, सब पर ही कशीदा किया जाता है। शालों और महीन ऊनी कपड़ों पर कशीदाकारी को आरंभ का मूल उन दोषों की मरम्मत से हुआ जो बुनाई के दौरान बन जाते थे, यानी सबसे पहले जब शालों पर कशीदाकारी की गई
और पतले ऊनी कपड़ों पर कशीदाकारी की गई। तो उनका प्रारंभ कैसे हुआ था कि जो वस्त्र बुनाई के दौरान कुछ दोष से युक्त होते थे, यानी वस्त्रों की बुनाई के दौरान अगर उनमें कोई दोष है तो उनकी मरम्मत की जाती थी और उनकी मरम्मत से ही इनका आरंभ हुआ था। और बाद में क्या किया गया, बुनाई के अलग अलग रंगी पैटर्नों की नकल की गई जिसमें चीनी कशीदाकारी की शैलियाँ भी मिला दी गई। यानी पहले आरंभ यहाँ से हुआ, बाद में फिर इसमें धीरे धीरे जो चीनी कशीदाकारी कला है उसको भी मिला दिया गया, जैसे कि साटिन स्टिच या लंबा और छोटा स्टिच। अब हम बात कर लेते हैं कांथा की। हमने बात कर ली कसौती की, फुलकारी की, कशीदा की। कांथा किससे संबंधित है आपको याद होगा, हमने हमारे लेसन के दौरान किया था, बंगाल से। बंगाल का कांथा पुरानी सूती साड़ियों या धोतियों की 3-4 परतों पर तैयार किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, पुरानी जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, सूती साड़ियाँ, उनका प्रयोग किया जाता है, या जो धोती है जैसे पुरुष लपेटते हैं उस धोती की कम से कम 3-4 परतें ली जाती हैं और उन पर कांथा तैयार किया जाता है। और ये जो कशीदा होता है ये बिल्कुल रज़ाई की तरह है जिसमें छोटे छोटे जो सीधे टांके होते हैं वो आधार कपड़े के सभी परतों के बीच में से जाते हैं। सभी परतों से हमारा क्या आशय है, हमने अभी बात की ना कि सूती साड़ियों की या धोती की कम से कम 3-4 परतें ली जाती है। तो ये जो छोटा सीधा टांका होता है सभी परतों के बीच में से गुजरता है जैसा कि रजाई में होता है। इस प्रकार बनने वाले वस्त्र को भी कांथा कहते हैं। इस कशीदे का मूल घिसे हुए क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रफू में भी प्रयोग हो सकता है। रफू क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे ही कोई कपड़ा है वो किसी एक छोटी सी जगह से या थोड़ी सी जगह से फट गया है, पूरा कपड़ा सही पड़ा है या उस पर प्रेस लग गई या घिस गया या किसी भी कारण से, तो क्या किया जाता है, पतले पतले रेशों का प्रयोग करके जो कि उसी कपड़े में से निकले होते हैं उनका प्रयोग करके उस स्थान पर सुंदर आकृति बना दी जाती है जिससे कि वो कपड़ा पहनने लायक हो जाए या उपयोग के लायक हो जाए, उसे हम कहते हैं रफू, है ना। तो इस कशीदे का जो मूल है वो घिसे हुए क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रफू में भी हो सकता है। लेकिन अब क्या किया जाता है, टांकों से उस पर बनी आकृतियों को भरा जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो आधार होता है वो सफ़ेद होता है, यानी बेस जो लिया जाता है वो वाइट कलर का लिया जाता है और अलग अलग रंगों के धागों से कशीदा काटा जाता है जो पहले पुरानी साड़ियों की किनारियों से खींचे गए थे। और ये जो बहुरंगी धागे प्रयोग किए जाते हैं वो किससे खींचे गए थे, जो पुरानी साड़ियाँ हैं उनकी किनारियों से। बनाई गई वस्तुएं छोटे कंगीदान और थैले से लेकर विभिन्न आकारों के शालों तक हो सकते हैं। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हर प्रकार की वस्तुओं में, फिर चाहे कंघी यानी हमारा कॉम जो है उसका कवर हो, थैले हो या अलग अलग आकार की शालें, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम चल रहे हैं यूपी की और, यानी हम बात कर रहे हैं चिकनकारी की। चिकनकारी की बात आएगी तो आप किस क्षेत्र का नाम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश का। अब ये जो कशीदाकारी अगर उत्तर प्रदेश में की गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, चिकनकारी, जिसका वाणिज्यीकरण बहुत आरंभिक अवस्था में हो गया था। यह काम मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके जो मास्टर शिल्पकार हैं, देखिए वैसे तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, लेकिन इसके जो बिज़नेस का अगर हम बात करें तो इसके जो मास्टर शिल्पकार हैं और जो व्यापार के आयोजक हैं वो अधिकतम क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। लखनऊ को इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। चिकनकारी का मुख्य केंद्र हम किसे कहेंगे, लखनऊ को। शुरू में यह सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से किया जाता था, यानी पहले जब चिकनकारी का आरंभ हुआ था तो कपड़ा भी सफ़ेद लिया जाता था और धागा भी सफ़ेद लिया जाता था। आज भी आप मार्केट में अगर चिकनकारी के वस्त्र देखें तो बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद वस्त्र आपको देखने के मिलेंगे जिसमें सफ़ेद धागे से ही चिकनकारी की जाती है। और बुज़ुर्गों की विशेषकर से पहली पसंद होती है चिकनकारी के वस्त्र को पहनना। इसमें पैदा होने वाले मुख्य प्रभाव हैं। अब हम बात कर रहे हैं चिकनकारी के प्रभावों की, जिसमें है कपड़े की उल्टी ओर से किए गए कशीदे का कार्य, यानी इसमें जो कशीदा किया जाता है कपड़े की बैक साइड से किया जाता है। कशीदे के द्वारा कपड़े के धागों को कस कर जाल की तरह बनाई गई जमीन, यानी कि कपड़े के जो धागे होते हैं उनको आपस में कस कर एक जाल सा बना दिया जाता है। और कौन सा प्रभाव होता है
चावल और बाजरे के दानों से मिलते जुलते गांठ वाले स्टिच द्वारा कपड़े के सीधे और उभरे हुए पैटर्न, यानी ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जैसे लगता है कि उस पर चावल या बाजरे के दाने उभर कर आ गए हों। और पिछले कुछ वर्षों से डिज़ाइनों में जरी के धागों, छोटे मनकों और चमकीले सितारों का भी समावेश किया जाने लगा है। यानी पहले चिकनकारी में इन सब का समावेश नहीं था, लेकिन जो जो समय बदलता जा रहा है, परिवर्तन हर चीज़ में आ रहा है, तो चिकनकारी में भी आजकल जरी के धागों का, छोटे मनकों का और चमकीले सितारों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।